मेरा सवाल है कि अर्थशास्त्र में आधुनिक विचारधारा है। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत अर्थशास्त्र के दो हिस्से बताए गए। एक जॉन रॉबिन्स। नहीं, जॉन रॉबिन्स जो है वह जो परंपरागत विचारधारा है उसी में से जो तीसरी विचारधारा है उसकी प्रतिपादक हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। रॉबिन्सन नाम है उनका, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, वो स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है उसकी वो जनक हैं। और मार्शल जो है वह भौतिक अर्थ कल्याण की जो विचारधारा है उसके जनक हैं। धन संबंधी विचारधारा जो रही है उसके जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। क्योंकि धन संबंधी विचारधारा ही पहली विचारधारा रही थी, इसीलिए एडम स्मिथ धन संबंधी विचारधारा के भी जनक हैं और अर्थशास्त्र के भी जनक इसी वजह से एडम स्मिथ ही माने जाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था सेकेंड जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है अर्थशास्त्र का तो वह है मार्शल। क्योंकि मार्शल ने दूसरी विचारधारा यानी कि भौतिक कल्याण की विचारधारा इंट्रोड्यूस की थी। परंपरावादी विचारधारा में तीन विचारधाराएं, एडम स्मिथ की धन संबंधी विचारधारा, भौतिक कल्याण वाली विचारधारा मार्शल की, और स्कैरसिटी, हाँ, और स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की। इसके बाद में आधुनिक विचारधारा थी जो अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटता है। एक होता है कीमत सिद्धांत यानी कि सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा आता है जिसे हम बोलते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत या समष्टि अर्थशास्त्र या विस्तृत अर्थशास्त्र। अब इसे कुछ भी नाम दीजिए, इसे अंग्रेजी में मैक्रो कहा जाता है, MACRO। ठीक है, तो ये जो मैक्रो सिद्धांत है अर्थशास्त्र का यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली किसने दिया था? ये कीन्स ने दिया था, लॉर्ड कीन्स ने दिया था। लॉर्ड इसलिए बोलते हैं उस समय ये पदवियां, उस समय ये पदवी चला करती थी। तो जो आपके कीन्स रहे हैं, ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट है और मनी है, इनकी जनरल थ्योरी इस नाम से किताब थी। क्या है किताब का नाम? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब कब आई थी? 1930 किताब आई, और ये किताब आधार बनी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसीलिए लॉर्ड कीन्स जो है इनको जो है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए आय और रोजगार के सिद्धांत को बच्चों कीन्सियन थ्योरी यानी कि कीन्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी इसके कई नाम हो गए। एक नाम हो गया आय और रोजगार का सिद्धांत, एक नाम हो गया कीन्सियन थ्योरी, ठीक है, यानी कि कीन्स का सिद्धांत, एक नाम हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम है। अंग्रेजी में आप इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स या कीन्सियन थ्योरी भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, इसके पूरे वीडियोस मैंने डिटेल में आपको भेजे हुए हैं। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे विज्ञान और कला के रूप में आपकी किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है एक नजर डालिए। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, जिसमें मैंने एक पॉइंट इन्होंने बताया सार्वभौमिक सत्यता, पॉइंट नंबर 4, विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कैसे विज्ञान है ये बताते हुए इन्होंने एक पॉइंट लिखा है सार्वभौमिक सत्यता। इसका आशय क्या आप सभी लोग समझते हैं? सार्वभौम माने होता है यूनिवर्सल और सत्यता माने होता है ट्रूथ या truth। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो अगर कोई, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का एक उदाहरण ले लीजिए। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पानी, जल। ठीक है ना? तो ये एक शाश्वत सत्य है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा यही रहेगा। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाइएगा तो आप पानी पा जाएंगे। ठीक है ना? तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। सिमिलरली एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी है कि आप ऊपर कोई भी वस्तु लीजिए, छोड़ दीजिए तो वो नीचे चली जाएगी। ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? 10th तक तो कॉमर्स को साइंस पढ़ी होगी आप। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने दिया था। चलो थैंक गॉड, इतना आपको याद है
इसका मतलब है दिमाग ठीक ठीक काम कर रहा है, तो बढ़िया है। सार्वभौमिकता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि विज्ञान के सिद्धांत सब यूनिवर्सल होंगे और यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, मतलब वह हर परिस्थिति में, हर समय में, हर काल में सत्य होंगे। तो इकोनॉमिक्स के साथ में वही है, ठीक है। बस इसमें कुछ अपवाद जोड़ दिए जाते हैं कि अगर ऐसा ना हो, अगर सारी चीजें सेम रहें तो ये सिद्धांत जाता है। मान लिया परिस्थिति अगर बदल जाएगी तो सिद्धांत लागू नहीं होगा, तो हम इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बनाते समय क्या लिख देते हैं, अदर थिंग्स बीइंग द सेम, बाकी सारी चीजें समान रहने पर ये सिद्धांत लागू हो जाएगा, ऐसा इसमें बोल दिया जाता है। बैकग्राउंड में आवाज यहाँ से आ रही है, अगर कोई बच्चा आपके आसपास है तो आवाज आप बंद कर लीजिए अपनी। अभी किसके यहाँ से ये आवाज आ रही है भाई? प्रतिष्ठा, आपके घर में बैकग्राउंड में आवाज है क्या? नो सर, यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, तो विज्ञान के रूप में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आपकी किताब में 1 2 3 4 5, क्या आप उनसे सहमत हैं? समझ में आता है? एक और पॉइंट इसमें है कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित। साइंस की ये दो बहुत खास पहचान है। कार्य कारण का मतलब है अगर आप ये करेंगे तो परिणाम ये आएगा, ये होता है कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आप कोई ऐसी वस्तु पानी में डालते हैं जो अपने आयतन से ज्यादा जल हटा लेती है तो उतरती रहती है, अगर ऐसा प्लवन का सिद्धांत पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डूब जाती है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपने ऐसी वस्तु डाल दी है जो डूब जानी है तो डूब ही जाएगी, उसको बचा कोई नहीं पाएगा। बात समझ में आती है? तो कार्य कारण सिद्धांत का मतलब यह होता है कि आप ये कार्य करेंगे तो ये परिणाम आएगा। तो ये साइंस में होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है। इसमें कुछ सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया है। जैसे एक सिद्धांत होता है मांग का सिद्धांत, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, अगर किसी वस्तु की मांग घटती है तो उसका मूल्य घट जाता है। अब यानी ये कारण होगा तो ये परिणाम आएगा। तो साइंस में जैसे हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स क्या हो गया, ये एक विज्ञान हो गया। बात समझ में आती है? इसी तरह से इसमें पांचों पॉइंट्स पढ़ाए गए, आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी। तो साइंस में भी आप क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और यहाँ पर भी आप क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद में है कि वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र। वास्तविक विज्ञान का मतलब क्या होता है, रियल साइंस। तो क्या अर्थशास्त्र एक रियल साइंस है या नहीं है? आपने इसे पढ़ा था, दिया, आप नोट्स बना चुके हैं, इसका उत्तर आप दीजिए। क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या नहीं है? नो सर। नहीं है। अर्थशास्त्र रियल साइंस है या आदर्श विज्ञान? दो आते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान का मतलब है कि जो है वो वास्तविकता हो गई, और आदर्श मतलब जो होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि बेटा रामचंद्र जी जैसा होना चाहिए, तो ये रामचंद्र जी क्या है, हमारे आदर्श हैं। तो ये आदर्श मतलब चाहिए, और इकोनॉमिक्स मतलब जो है वास्तविकता में जो है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है? विज्ञान तो है, तो हमने जान लिया आदर्श विज्ञान। जो यहाँ पर आपने नोट्स बनाए हैं बच्चा, वो नोट्स बना लेने के बाद आप जो हमको बता रहे हो, ये बताने की मुद्रा नहीं है, ये पूछने की मुद्रा है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना चुके हो तो ये माना जाता है कि आपने समझ भी लिया होगा ना। एक बार नोट्स बनाने के बाद आपको उनका रिवीजन भी करना चाहिए, करना होता है। तो रिवीजन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरा अपनी किताब खोल लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है और मैंने वीडियोज में एक चीज एक्सप्लेन की है। दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बता रहा हूँ, पढ़िएगा आप और आपको अपने आप अपनी बात समझ में आ जाएगी। अर्थशास्त्र में विभिन्न अर्थशास्त्री हैं और वो बिल्कुल भी एक बात पे सहमत नहीं होते हैं। कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इसको कहते हैं कि ये वास्तविक विज्ञान है,
और कुछ अर्थशास्त्री जो कहते हैं कि नहीं ये आदर्श विज्ञान है। तो हम केवल ये जानेंगे कि कौन कौन अर्थशास्त्री इसको आदर्श विज्ञान मानते हुए क्या क्या कहते हैं, और कौन कौन अर्थशास्त्री इसको वास्तविक ज्ञान मानते हुए क्या क्या कहते हैं। तो जो जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे प्रोफेसर रॉबिन्स हैं, प्रोफेसर बॉल्डिंग हैं, ये इसको वास्तविक ज्ञान मानते हैं। और ऐसा मानते हुए इन्होंने इसको क्या कहा है। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि एक अर्थशास्त्री का काम होता है केवल खोज तथा व्याख्या करना, समर्थन या निंदा करना नहीं। आदर्श में क्या होता है, हम बताते हैं ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छा। तो आदर्श इसका काम ही नहीं। इकोनॉमिक्स में तो केवल ये बताता है कि टोटल इनकम इतनी है, टोटल कंजप्शन इतना है, टोटल सेविंग्स इतनी है ना, नेशनल इनकम इतनी है, इतना इतना इतना। तो अर्थशास्त्री का काम क्या है कि वो वास्तविकता सामने रखता है। ये तर्क किसका है, रॉबिन्स का। इसी तरह से बॉल्डिंग जो है, प्रोफेसर बॉल्डिंग, ये कहते हैं कि अर्थशास्त्री चुनावों का अध्ययन करता है, उनका मूल्यांकन नहीं करता। मतलब अर्थशास्त्री ये बताता है कि जो सिलेक्शन किया गया है वो कैसा सिलेक्शन है, ठीक है। वो सिलेक्शन मतलब क्या सिलेक्शन किया गया, वो सिलेक्शन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये काम उसका नहीं है। जैसे अगर देश के जो सरकार चल रही है, देश की सरकार ने अगर कोई नीति, कोई पॉलिसी लागू कर दी, ठीक, तो इकोनॉमिस्ट केवल ये बताएगा कि ये जो नीति लागू की गई है इसके क्या परिणाम आएंगे। वो ये नहीं तय करेगा कि ये सरकार की नीति सही है या गलत है। तो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं वो तय करेंगे, इकोनॉमिस्ट का ये काम नहीं है। वो केवल ये बताएगा कि सरकार की इस नीति से, इस कानून से, इस कदम से हमारी अर्थव्यवस्था पर ये प्रभाव पड़ेगा। तो ये केवल वास्तविकता का अध्ययन करता है, एज पर प्रोफेसर बॉल्डिंग। यस और नो। तो दो लोग जो ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, उनका नाम क्या क्या है, इसे कहीं अपने नोट्स में जगह दीजिए। ये महत्वपूर्ण बात होती है, समझ में आई बात। अब वास्तविक विज्ञान के जो कहते हैं कि समर्थक हैं, उनमें आते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर बॉल्डिंग। इनकी दोनों लिख लीजिए, दो लाइन की डेफिनेशन है। फिर आदर्श विज्ञान के रूप में कौन कौन लोग आते हैं, इसमें प्रोफेसर हाटे आते हैं और पीगू आते हैं। कौन कौन आते हैं, हाटे और पीगू। कहते हैं इसमें हाटे का मत है कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई देश की सरकार कोई नीति लागू करना चाहती है तो आपको पता है पहले वो इकोनॉमिस्ट के साथ मीटिंग करते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसके क्या परिणाम आएंगे, परिणाम इकोनॉमिस्ट उन्हें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीतियां बनाई जाती है वो इकोनॉमिस्ट से पूछ के बनाई जाती हैं या उनकी राय लेकर के बनाई जाती है। तो आप इसे नीति शास्त्र से अलग कैसे कर सकते हैं। तो जब इकोनॉमिस्ट कहीं हेल्प कर रहा है कि नीति क्या बनेगी, तो नीति तो यही होती है कि क्या होना चाहिए। जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो दिमाग में क्या होता है कि क्या होना चाहिए, है ना। इसलिए इस आधार पर प्रोफेसर हाटे बोलते हैं कि आप इसे, चूंकि नीति शास्त्र से आप इसे अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसे वास्तविक विज्ञान तो कहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसे आदर्श विज्ञान मानने से भी मना नहीं कर सकते। ये तर्क हो गया हाटे का। पीगू कहते हैं कि इसका प्रमुख महत्व तो इसी बात में है कि वह नीति शास्त्र के अधीन है और व्यवहार का सेवक है। नीति शास्त्र क्या है कि व्हाट इज टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही तो नीति है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी माने नीति, हम ये तो नहीं बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल, नहीं है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक नीति है, नीति मीन्स क्या करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, समझ गए ना। तो जो इकोनॉमिस्ट है वह नीति शास्त्र का सहायक है, ऐसा माना जा रहा है, और नीति का संबंध जो है वो आदर्श से है। तो ये दोनों हो गए हाटे और पीगू जो आदर्शवाद को लेकर के बढ़ाते हैं, तो इसको ये आदर्श विज्ञान बोलता है। कुछ और तर्क दिए गए हैं जो कि इन्हीं लोगों की डेफिनेशन से निकल के आए हैं कि ये अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान कैसे है। आपने पढ़ा होगा इसे, कला के रूप में भी आप इसे पढ़ चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के इसकी सीमाएं और कमियां, ये 3rd वीडियो था। सीमाएं और कमियां आसान है, आपने इसे पढ़ लिया होगा। मेरी तरफ से, चूंकि आप लोग कुछ अब नहीं पूछ रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर मैं संपन्न मानता हूँ। आप में से जब कभी भी कोई इसको पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, अगर उसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप कभी भी पूछ सकेंगे, ठीक है। अभी आज की क्लास अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, अगर नहीं पूछना है तो फिर ये क्लास यहाँ पे पूरी करते हैं। कुछ पूछना है किसी को, से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप कभी भी पूछ सकेंगे पर्सनली मुझसे।
फिलहाल कल से हम लोग अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे। उसकी एक प्री रीडिंग कीजिए। अध्याय 3 कौन सा है? अध्याय 3 है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी माने स्टेटिस्टिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक शाखा है, ब्रांच है। इसके बारे में हम अध्याय 3 से शुरुआत करेंगे, जानना शुरू करेंगे। यहाँ तक इकोनॉमिक्स का जो बेसिक था वो आपने अध्याय पहले और दूसरे में पढ़ लिया था। अब इकोनॉमिक्स का जो अहम हिस्सा है सांख्यिकी, उसका अध्ययन कल से शुरू करेंगे। एक प्री रीडिंग करिए प्रारंभ के 1-2 पेजेस की, और एक पेंसिल साथ में रखिए। जो शब्द आपको कठिन लगे उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि कल आप क्लास के प्रारंभ में ही उन शब्दों को मुझसे जान सकें पहले। और जब आप शब्दों के अर्थ को जान सकेंगे तो आप पूरे अध्याय को भी बड़े आसानी से समझते चले जाएंगे। तो आज को आपको प्री रीडिंग करनी है। सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी के रूप, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा और विशेषताएं, इतना पढ़ना है 3.1 तक। ठीक है, 1 तक आपको स्टडी करना है। जिन बच्चों के पास पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। बाकी किताब खरीद लीजिए, किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और मुझे उम्मीद है कि लाइव क्लास का लिंक जैसे ही मिलेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उससे जुड़ेंगे। अभी फिलहाल कल परसों लाइव क्लासेस नहीं होंगे, अभी आपको वीडियोस के जरिए पढ़ना होगा। और उसके बाद में मंडे को आपका लाइव क्लास शेड्यूल्ड है सुबह 8-10 से लेकर के 9 बजे के बीच में। तो मंडे को आपकी लाइव क्लास रहेगी, उस दिन आप उपलब्ध रहेंगे सारे बच्चे, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। कोशिश ये होगी कि लाइव क्लासेस अब आगे कम ही होंगी, इसलिए मंडे वाली क्लास में आप सभी लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़ते रहिए और खूब सीखते रहिए।